जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज का क्लास है आपका आरआरबी एनटीपीसी साइंस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें है तत्वों का वर्गीकरण एवं विभिन्न प्रकार के यौगिक। एक महत्वपूर्ण क्लास है, इसको आप अच्छे से मेरे साथ पढ़िए, लेकिन पढ़ने के बाद इसको रिवीजन जरूर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आरआरबी एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? इसमें कह रहा है कौन सी गैस अक्रिय नहीं है। हीलियम, नियान, रेडान तथा हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है तथा एक सक्रिय गैस है। यहाँ पे हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। प्रश्न के अकॉर्डिंग देखिए कि अक्रिय गैसें कौन कौन सी होती हैं। अक्रिय गैसें 7 होती हैं, जिसमें इसमें कौन सी है? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान, रेडान, ओगानिसान। यह अक्रिय गैस हैं। कौन सी गैसें हैं? अक्रिय गैस भी इनको बोला जाता है, ठीक है। उत्कृष्ट गैस भी बोला जाता है और नोवेल गैस भी बोला जाता है, और यह आवर्त सारणी के 18वें समूह में है। आप याद कर लीजिए, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान, रेडान तथा ओगानिसान कृष्ट गैसें हैं तथा नोवेल गैसें हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रश्न है आपके सामने, रिक्त स्थान को यहाँ पर भरना है। प्रश्न है, सही विकल्प के साथ खाली स्थान भरें, ठीक है। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार्य। ये कह रहा है उनके परमाणु द्रव्यमान की बात की थी मेंडलीव की, और उन्होंने उन्हीं का आवर्त सारणी का नियम है जिसमें उन्होंने कहा था तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन। यहाँ पर हम एक साथ 2 प्रश्न को आपके सामने लाए हैं। जैसे कि अभी प्रश्न था तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन है। एग्जामिनर ने पूछा था यह कथन किसका है? तो यह कथन है मेंडलीव ने दिया था 1869 में। उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी 56 थी, ठीक है। तो तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान की बात की थी, किसने की थी? मेंडलीव ने की थी 1869 में। अब बात आता है, इसी तरीके का एक प्रश्न एनटीपीसी ने और पूछा, आधुनिक आवर्ती नियम किसने दिया था? जिसके अनुसार एक दूसरा प्रश्न देखिए सेम है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या। अब इसमें किसकी बात कर रहा है? परमाणु संख्या की। तो बस आपको ये हम बताना चाह रहे हैं कि परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो आप लगाना मेंडलीव, अगर परमाणु संख्या की बात करें तो आपको लगाना है हैरी मोसले, ठीक है। इतना ध्यान रखें जिससे गलती ना हो, इसीलिए दोनों प्रश्न को एक साथ हम लेकर आए हैं आपके सामने। प्रश्न है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? अगर बात की जाए आवर्त सारणी की, तो आवर्त सारणी के सारे परमाणु क्रमांक को आप अच्छे से याद कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, आवर्त सारणी से प्रश्न जरूर आता है, ग्रुप डी में भी और एनटीपीसी में भी। प्रश्न है पूछ रहा है तो यहाँ पर किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? बोरान, बेरिलियम, सोडियम तथा लिथियम। परमाणु क्रमांक 3 है लिथियम का। प्राकृतिक में क्षारीय धातु में सबसे हल्की है लिथियम, ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक 3 है। अगर आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिया होगा तो उत्तर आपको आ गया होगा। अभी हमने आपको बताया था पिछले प्रश्न में अक्रिय गैसें, उत्कृष्ट गैसें तथा नोबल गैसें, यह एक गैस के ही नाम है, और यह मेंडलीव की यह आवर्त सारणी के 18वें समूह में, ठीक है। कौन कौन सी बताई थी अभी? अक्रिय गैसें, उत्कृष्ट गैसें तथा नोबल गैसें, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान तथा ओगानिसान। अब यह पे जो नियान, ठीक है, आर्गन और क्रिप्टॉन, ये क्या है? ये अक्रिय गैसें हैं, उत्कृष्ट गैसें हैं तथा नोबल गैसें हैं। अगर वैकल्पिक आधार पर पकड़ने की बात करें, अब जो बची है यहाँ पर जीनान, अब यह क्या हो गई? अज्ञात गैस तथा स्ट्रेंजर गैस। अगर क्वेश्चन टिपिकल है तो पहले तो जो प्रश्न आता है उसको चुनिए, और फिर उसके आधार पर आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये होगा। एक तरीका ये भी होता है विकल्प को सही तरीके से लगाने का, ठीक है। तो अज्ञात गैस तथा स्ट्रेंजर गैस कौन सी है यहाँ पर? जीनान। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है? जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है तो यह होती है पारा, ठीक है। क्या होती है? पारा होती है। पारा के उपनाम भी हैं मरकरी तथा पारद, मरकरी और पारद। एग्जामिनर किसी भी नाम से प्रश्न पूछ सकता है, तो धातुओं के उपनाम भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो पारा को पारा भी कहते हैं, मरकरी भी कहते हैं और पारद भी कहते हैं, ठीक है।
प्रश्न है आपके सामने, सूखी बर्फ किसे कहा जाता है। ठीक है, सूखी बर्फ क्या है। सूखी बर्फ जो होती है वह सूखा हुआ बर्फ नहीं होता, रेगिस्तान में जमी हुई बर्फ नहीं होती। क्या होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है। सूखी बर्फ किसको कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। इसका जो टेम्परेचर होता है -78 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न है आपके सामने, बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। नमक, हाइड्रोजन, कास्टिक सोडा तथा साइट्रिक एसिड। बर्फ को पिघलाने के लिए प्रयोग किया जाता है नमक का। प्रश्न है, सोना को घोल सकता है ग्लिसरीन, पेट्रोलियम तथा मैथनॉल। सोने को घोल सकता है एक्वा रेजिया। कौन, एक्वा रेजिया। मैं एक बात आपको बार बार कह रहा हूँ कि जैसे कि तत्व हुए, गैस तथा धातु, इनके उपनाम आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी उपनाम से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो जैसे कि यहाँ पर एक्वा रेजिया की बात की थी। ठीक है, ये जो हमारा क्या है, एक्वा रेजिया, या इसको अम्लराज भी कहते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एवं नाइट्रिक अम्ल के, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 और नाइट्रिक अम्ल 1 का अनुपात का मिश्रण हो। एक्वा रेजिया अम्लराज यह सोना, प्लेटिनम, क्रस्ट धातुओं को अपने घोल में घोल सकता है। सोने को भी घोल सकता है, जैसा प्लेटिनम जैसी धातु को भी, और उत्कृष्ट धातुओं को भी अपने में घोल सकता है। कौन, एक्वा रेजिया तथा अम्लराज। प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है। अष्टभुज वैगन, मूली तथा दूध। जिंक का उच्चतम स्रोत है अष्टभुज, इसको ऑक्टोपस कहा जाता है। जैसे कि मांस और समुद्री जीव में जिंक की मात्रा अधिक होती है, तो जो अष्टभुज है यह ऑक्टोपस को अष्टभुज कहा जाता है, और यह जिंक का उच्चतम स्रोत है। विलवणीकरण तथा डिसालिनेशन। समुद्री जल या नमकीन का जो पानी होता है, समुद्री जल तथा नमकीन पानी जो होता है, से नमक और अन्य खनिज लवण को अलग करने की प्रक्रिया को विलवणीकरण तथा डिसालिनेशन कहते हैं, जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग करते हैं, जैसे कि समुद्री जल तथा नमकीन पानी से नमक और खनिज लवण को अलग करना। प्रश्न है, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से एक समान है और एक भिन्न है। कौन सा शब्द बाकियों से भिन्न है। जिरकोनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम तथा गैलियम। यहाँ पर भिन्न शब्द है पोटेशियम, क्योंकि जिरकोनियम, सिलिकॉन और गैलियम यह अर्धचालक धातु हैं। ये क्या है, अर्धचालक, ये तीनों अर्धचालक धातुएं हैं। अर्धचालक धातुएं कौन सी हैं, जिरकोनियम, सिलिकॉन तथा गैलियम, और यह पोटेशियम अर्धचालक धातु नहीं है। एनटीपीसी ने एक प्रश्न को 2 शिफ्टों में पूछ लिया है, इससे पहले भी तथा फिर से पूछा है। निम्न में से कौन सा अलग तथा विषम है। अभी हमने आपको बताया था अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैसें तथा नोबल गैसें कौन सी होती हैं। तो इसमें आर्गन, नियान और जीनान, यह अक्रिय गैस तथा उत्कृष्ट गैस है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, यह जो है क्रियाशील गैस तथा ज्वलनशील गैस है। यह क्रियाशील गैस तथा ज्वलनशील गैस। प्रश्न, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनें। एल्युमिनियम, लोहा, तांबा तथा पीतल। बात की जाए एल्युमिनियम, लोहा और तांबा, ये क्या है, स्वतंत्र धातु हैं। और यहाँ पर जो पीतल है यह मिश्र धातु है। यह मिश्र धातु है और यह बनी है तांबा तथा जिंक से। पीतल किससे बनी है, तांबा और जिंक से। निम्न में से विषम को चुनें। पारद, क्विक तथा सिल्वर, हाइड्रा, रेजिमर तथा ब्रह्मोस। बाकी जो है पारा तथा मरकरी। ठीक है, पारा के उपनाम कौन कौन से होते हैं। पारा को पारा भी कहा जाता है तथा मरकरी भी, पारद भी, और क्विक सिल्वर भी, और तथा हाइड्रा, रेजिमर भी। बाकी यहाँ पर जो ब्रोमोस है यह भिन्न है, तो इसमें विषम यही है, बाकी सबके सब पारा के उपनाम है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, धातु, गैस, तत्व के उपनाम बहुत जरूरी आप याद कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी रूप में आपसे प्रश्न को पूछ सकता है। फिर से यहाँ पे प्रश्न को रिपीट किया गया है, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं। अभी मैंने बताया था क्विक सिल्वर, मरकरी, पारा, पारद तथा हाइड्रा, रेजिमर, ये सबके सब क्या है, पारा तथा मरकरी के उपनाम हैं। तो क्विक सिल्वर किसको कहते हैं, यहाँ पर मरकरी को। किसे,
मरकरी को। इनमें से भिन्न भिन्न ज्ञात करें। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट तथा ऑक्सीजन H2O। ये क्या है? ये सबके सब दो तत्वों के मिश्रण हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और ये ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन। यहाँ पर जो हीलियम है यह एक गैस है, बाकी ये सबके सब मिश्रण है। तो यहाँ पर भिन्न क्या है? हीलियम। ठीक है। प्रश्न निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? हमारे घरों में प्रयोग होने वाले कपड़े धोने वाले साबुन, डिटर्जेंट जो भी होते हैं उनमें क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसको धोवन सोडा कहते हैं, और इसका सूत्र होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। यह पानी की स्थायी कठोरता को दूर करता है, और घरों में जो भी साबुन है सोडियम कार्बोनेट। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट यह होता है खाने वाला सोडा तथा बेकिंग सोडा बोला जाता है। अब यह सोडियम क्लोराइड यह होता है नमक, घरों में खाने वाला नमक होता है सोडियम क्लोराइड। माचिस की तीलियों में क्या होता है? माचिस की तीलियों में सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम तथा पोटेशियम। माचिस की तीलियों में फास्फोरस का लेप होता है। किसका लेप होता है? फास्फोरस का। क्वेश्चन है, उपस्थिति के कारण हमें गंध महसूस होती है। जो हमारे घरों में LPG सिलेंडर जब लीक हो जाता है तो हमें एक गंध आती है, वह क्या होता है? नाइट्रोजन परऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होता है? वह होता है सल्फर यौगिक होता है, जिसको हम एथिल मरकैप्टन कहते हैं। आसुत जल में मछली क्यों जीवित नहीं रह सकती? उसमें सांस नहीं ले सकते, ये गलत है। परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है, ये सही है। जो आसुत जल में मछली जीवित नहीं रह सकती, जो परासरण होता है ये मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। प्रश्न है, मीथेन के जलने पर क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, गलत है। कार्बन राख शेष रह जाती है, ये भी गलत है। कार्बोनेट बनता है, ये भी गलत है। मीथेन के जलने पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। क्या होता है? मीथेन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी निकलता है। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा होता है? कार्बन नहीं, नाइट्रोजन भी नहीं होता, ना हाइड्रोजन होता। क्या होता है? सल्फर होता है। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा होता है? यह सल्फर होता है। लोहे में जंग लगना क्या होता है? भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया, प्रतिवर्ती प्रक्रिया तथा लोहे में जंग लगना होता है रासायनिक प्रक्रिया। एनटीपीसी ने फिर से प्रश्न को रिवीजन किया है। लोहे पर जल लगना क्या होता है? एक रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? रासायनिक प्रक्रिया। जो लोहे पर जंग लगती है, ठीक है, वह होता है रासायनिक प्रक्रिया। प्रश्न है, गैल्वेनाइज्ड क्या होता है? गैल्वेनाइज्ड स्टील का एक रूप है। जंग लेपित लोहा है, कच्चा लोहा है तथा खनिज लोहा है। गैल्वेनाइज्ड तथा गैल्वेनाइजेशन किसको कहते हैं? जब लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जो जिंक का लेप किया जाता है उसको गैल्वेनाइज्ड तथा गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। एनटीपीसी ने फिर से प्रश्न को रिवीजन किया, जैसे कि गैल्वेनीकरण तथा गैल्वेनाइज्ड तथा गैल्वेनाइजेशन वह प्रक्रिया होती है जो लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक का लेप किया जाता है। किसका लेप किया जाता है? जिंक का। यहाँ पर एनटीपीसी ने एक प्रश्न को 3 बार रिपीट किया, लेकिन थोड़ा सा उसका रूप तथा थोड़ा सा आधार बदल के फिर से पूछा, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है? ठीक है, जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है तथा जंग की रोकथाम करता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया होती है, जिसको हम गैल्वेनाइज्ड भी कहते हैं तथा गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। और ये लोहे के ऊपर जो लेप कराया जाता है जिंक को, वही प्रक्रिया होती है गैल्वेनाइजेशन। स्टेनलेस स्टील क्या है? यौगिक है? नहीं है। मिश्र धातु भी नहीं और तत्व भी नहीं। स्टेनलेस स्टील क्या? यह है एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील क्या है? एक मिश्र धातु। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसकी जानकारी पूर्ण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनटीपीसी एक प्रश्न को कई बार पूछता है, उसका रूप बदलकर, उसका आधार बदलकर। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। एक क्या है? एक मिश्र धातु है, जिसमें लोहे के साथ क्रोमियम, निकेल तथा मोलिब्डेनम के साथ 1.11%
कार्बन मिश्रित रहता है, एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील की खोज, महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है यहाँ पर, यह भी है। स्टेनलेस स्टील की खोज 1913 में किसने की थी? हैरी ब्रियरली ने। इसको याद रखना, महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। स्टेनलेस स्टील की खोज 1913 में किसने की थी? हैरी ब्रियरली ने। जब उन्होंने पिघले हुए लोहे में क्रोमियम धातु को मिश्रित किया, ऐसी मिश्र धातु प्राप्त की जो जंगरोधी थी। हैरी ब्रियरली ने 1913 में क्या किया था? उन्होंने पिघले हुए लोहे में क्या मिलाया था? क्रोमियम धातु को मिलाया, जिससे एक मिश्र धातु प्राप्त हुई जो जंगरोधी थी, जिसमें जंग नहीं लगी। एनटीपीसी ने इस प्रश्न को देखिए फिर से पूछा, लेकिन स्टील का आविष्कार किसने किया? अभी मैंने आपको बताया था हैरी ब्रियरली ने 1913 में स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था, लोहे में क्रोमियम को मिलाकर। प्रश्न है आपके सामने, ओजोन का रासायनिक केमिकल फार्मूला क्या है? O2 तथा O4। ओजोन का रासायनिक फार्मूला होता है O3। ओजोन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इसकी पूर्ण जानकारी जो होना आपको बहुत जरूरी है। देखिए ओजोन, ठीक है, यह एक क्या है? प्राकृतिक गैस है जो वायुमंडल में स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर को समताप मंडल कहते हैं, उसमें पाई जाती है। यह गैस तीन ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोग से बनी है। ओजोन गैस में 3 ऑक्सीजन परमाणु के संयोग है। कितने ऑक्सीजन परमाणु के संयोग है ओजोन में? 3, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र O3 होता है, ठीक है, और यह समताप मंडल में स्थित है। किसमें स्थित है? समताप मंडल में। इसका हमारे मंडल में मुख्य कार्य क्या? यह जो सूर्य के विकिरण में मौजूद जो हानिकारक परावैंगिक किरणें, सूर्य से जो हानिकारक परावैंगिक किरणें निकलती हैं, उसको यह पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है। इसलिए ओजोन पृथ्वी की सतह के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण गैस है, ठीक है। इसको ओजोन मंडल भी कहा जाता है, और ओजोन मंडल जो है वह समताप मंडल में है तथा स्ट्रेटोस्फीयर मंडल में है। एक टॉपिक पर एनटीपीसी ने फिर से प्रश्न पूछा है ओजोन पर। ओजोन O3 के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु कितने होते? 3। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो तुरंत उत्तर आपको ध्यान में आ गया होगा कि हाँ सर ने कितने बताए थे? 3 होते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को भी एनटीपीसी ने रिपीट किया है। बेकिंग सोडा क्या है? पोटेशियम भी नहीं है, सोडियम क्लोराइड भी नहीं है। सोडियम क्लोराइड जी क्या होता है? घरेलू नमक। घरेलू नमक हमारा होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। अब जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको कहते हैं बेकिंग सोडा तथा खाने वाला सोडा, ठीक है। इसका जो बेकिंग सोडा नाम है यह एक व्यापारिक नाम है। अब बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, ये खाने वाला सोडा होता है। मैंने अभी बताया था कि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है। सोडियम कार्बोनेट होता है धवन सोडा, मतलब यह वह होता है जो घरेलू साबुन में जिसका प्रयोग किया जाता है, वह होता है सोडियम कार्बोनेट। और जो सोडियम क्लोराइड है यह हमारा घरेलू होता है नमक, और सोडियम बाइकार्बोनेट है यह होता है खाने वाला सोडा तथा बेकिंग सोडा। प्रश्न है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? परासरण का, विपरीत परासरण का, साइटोलिसिस का, टर्गर दाब का। जल शोधन में प्रयोग किया जाता है विपरीत परासरण का। किसका? विपरीत परासरण का। मैंने अभी आपको बताया था जल शोधन की जो प्रक्रिया होती है वह होता है विपरीत परासरण। अब एनटीपीसी ने फिर से प्रश्न को रिपीट करके पूछा है, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से अब किसका प्रयोग किया जाता है? पूछ रहा है किस तत्व धातु का प्रयोग किया जाता है, तो वह होता एलम, फिटकरी, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है आयोडीन, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आयोडीन नहीं है, और ये नाइट्रिक एसिड भी नहीं है, अमोनिया सल्फेट भी नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारीय एल्काइन नहीं है? बात की जाए सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम, यह जल से क्रिया करके तीनों यौगिक बनाते हैं। सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम ये जल से क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। यहाँ पर सल्फर भिन्न है, तो कौन सा नहीं है? सल्फर नहीं है, ठीक है।
पीएच मान पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारी बात को आप बहुत ध्यान से सुनना। यदि एक पदार्थ का पीएच 7 से कम होता है तो इसे माना जाएगा। पीएच मान 0 से 14 तक का ज्ञात किया जाता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। अगर पीएच मान 7 से कम है, पीएच मान 7 से कम है तो वह एसिड तेजाब तथा अम्लीय होगा। क्या होगा? एसिड तेजाब तथा अम्लीय होगा, ठीक है। अगर पीएच मान 7 से अधिक है तब क्या होगा? क्षारीय होगा, इतना ध्यान रखना। अगर पीएच मान किसी का 7 होगा तो वह होगा उदासीन, इतना याद रखना। अगर पीएच मान सिर्फ 7 होगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, अगर पीएच मान तो वह होगा उदासीन। अगर कम होगा तो अम्लीय होगा और 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय होगा। अगर 7 होगा तो वह उदासीन होगा। एनटीपीसी ने फिर से प्रश्न को रिपीट करा है। वॉशिंग सोडा, इसको हम क्या कहते हैं? धोवन सोडा कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका प्रयोग किया जाता है घरों में कपड़ा धोने के लिए, साबुन में, ठीक, कपड़ा धोने वाले साबुन में, अभी मैंने आपको बताया था। ये क्या करता है? कठोर जल को नरम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वॉशिंग सोडा, धवन सोडा तथा सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम होता है नींबू पानी, जिसको हम लाइम वाटर कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम होता है नींबू पानी तथा लाइम वाटर बोला जाता है, इसको लाइम वाटर। प्रैक्टिस सेट सीरीज का अंतिम प्रश्न 50वां है। चाक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट। चाक का रासायनिक नाम तथा रासायनिक सूत्र होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मैंने कंप्लीट करा दिया है। जितनी मेहनत से मैंने आपको इसको कंप्लीट कराया, उससे अधिक मेहनत से आप इसको रिवीजन करें, अच्छे से एक एक प्रश्न देखें और उसको समझें कि हाँ एनटीपीसी किस तरीके से प्रश्न को रिपीट कर रहा है। इसीलिए आप फिर उसी अनुसार उस बुक में उस पूरे टॉपिक को आप कंप्लीट करें और फिर क्लास को रिवीजन करें और आप देखें कि हाँ आपने कितनी गंभीरता से तैयारी की है। लेकिन प्यारे बच्चों, आप जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और हमारा आपका साथ बना रहे। आपका समय मंगलमय हो।